आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मुझे इस मंच पे मौका मिला है कि मैं महिला मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श और वो किस प्रकार से सशक्त हों, इसके बारे में मैं अपनी अभिव्यक्ति करना चाहूँगी। मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो मैं शुरुआत करती हूँ। नार्यास्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। किसी भी समाज का जो स्वरूप होता है वहाँ की महिलाओं की स्थिति एवं दशा पर निर्भर करता है। जिस समाज में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ और सम्मानजनक होंगी, वह समाज भी सुदृढ़ और मजबूत होगा। हमारे यहाँ गार्गी, अपाला, विद्योत्तमा जैसी विदुषी नारियाँ इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो सशक्तिकरण के द्वारा महिला अपने अंदर एक चेतना, संवेदनशीलता, सकारात्मक छवि, रचनात्मक पूर्णता महसूस करती हैं। महिलाओं की स्थिति में सर्वत्र चिंतन, मनन तथा जागरूकता आज के समय की आवश्यकता भी है और ज़रूरत भी है। आज जो महिलाएं उत्पीड़ित हो रही हैं या घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं, वे मानसिक रूप से कितना गिर जाती हैं या उनका मानसिक स्वास्थ्य किस कदर नीचे आ जाता है कि वो सामान्य स्थिति में जीने लायक नहीं होती हैं। ये हमारा काम है कि हम उन महिलाओं के साथ चलें, उनको प्रोत्साहित करें। इस समाज में जीने का हक उन्हें भी है। तो उसके लिए उनको क्या करना होगा, ये हमें बताना है। क्योंकि महिलाएं जो घरेलू हिंसा की शिकार हो जाती हैं या जिनके साथ उत्पीड़न होता है, वो वही जानती हैं कि उनका मानसिक स्तर किस कदर काम नहीं करता है। उनको इतनी आत्मग्लानि हो जाती है अपने अंदर से कि स्त्री होने पर भी उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। नहीं, उनके अंदर इस भाव को जगाना होगा कि हम स्त्री हैं, हम किसी से कम नहीं हैं, हम स्त्री हैं। अपने स्व का एहसास उनको दिलाना होगा। ऐसे में उन जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर वो उत्साह, ऊर्जा और शक्ति का आह्वान करना होगा, उनको जगाना होगा, ताकि वो इस समाज में लोगों के साथ फिर से खड़ी होके एक सशक्त रूप में काम कर सके, बन सके। तो महिलाओं को इसके लिए खुद को ये यकीन करना होगा कि नहीं, हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं। हम भी इस समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ। क्योंकि जब तक महिलाओं में आत्मग्लानि एवं अपराधी भाव रहेगा तो उनका मन हमेशा कहीं न कहीं कचोटता रहेगा, छोटा हो जाएगा उनका मन। इससे उबरने के लिए खुद को दोष देना वो बंद करें, आत्मविश्वास के साथ डटकर खड़ी हो जाएं, क्योंकि आप में वह सब क्षमता है जो और लोग भी कर सकते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत है। क्योंकि महिलाएं अपने विश्वास, शिष्टता और कौशल के आधार पर दुनिया के किसी भी चुनौती को संभालने में सक्षम हैं। इसके लिए उचित परामर्श की ज़रूरत है, उनको सहयोग देने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हम उनको उपेक्षित कर दें, जीने का हक उन्हें भी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे समाज द्वारा, हमारे इस सरकार द्वारा अनेकों प्रकार के परामर्श केंद्र बनाए गए हैं। जबकि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा परिवार जो परामर्श केंद्र है 1983 में ही शुरू कर दिया गया था। इन केंद्रों में अत्याचार, पारिवारिक विवाद और सामाजिक बहिष्कार की शिकार महिलाओं और बच्चों को परामर्श, रेफरल और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं। और आज भी ये सुविधाएं हैं और चल रही हैं, बहुत सुदृढ़ रूप से कार्यान्वित हो रही हैं। इसके अलावा ये संकट के समय आवश्यक कदम उठाकर हस्तक्षेप करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में सदमे से उबरने के लिए परामर्श सेवाएं भी प्रदान करते हैं। ये केंद्र महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करने वाले सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता लाने और जनमत बनाने का भी काम करते हैं। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं हमें उठने का पूरा मौका है। क्यों हम दबके रहें, क्यों हम अपने ऊपर आत्मग्लानि करें? जीने का हक सबको है। इसी क्रम में परिवार परामर्श केंद्र स्थानीय प्रशासन, पुलिस
न्यायालय, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रकोष्ठों, चिकित्सा एवं मनोचिकित्सा संस्थाओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, अल्पवास गृहों आदि के सहयोग से कार्य करते हैं। तो इस प्रकार की जब सुविधाएं हमें मिली हैं तो हम क्यों न उसे प्रेषित करें, आगे बढ़ाएं और उन महिलाओं का सहयोग करें जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुकी हैं किसी न किसी पीड़ा के कारण, उत्पीड़न के कारण या हिंसा के कारण। क्योंकि ये जो योजनाएं हैं या जो उद्देश्य रखा गया है परामर्श का, उसका उद्देश्य यही है कि जो अनाथालय हैं या नशा मुक्ति केंद्र द्वारा जो वृद्धाश्रम है, वृद्धों को सहयोग दिया जाए, या जो औरतें जिनके पास घर बार नहीं है उन्हें पुनर्वास की सुविधा दी जाए और संकट के समय उनके साथ सभी लोग खड़े हो जाएं। इसमें सरकार का बहुत ही ज़्यादा सहयोग है और सरकार भी हमारी आगे आके बहुत ही काम कर रही है। तो हम भी क्यों न कंधे से कंधा मिलाकर इसमें सहयोग करें। अगर देखा जाए तो परामर्श केंद्र द्वारा जो समाज कल्याण की उन गतिविधियों के बारे में शिक्षा और सूचनाएं देना जो बेहतर समन्वय और जनता को सेवाएं प्रदान करती हैं। इवन स्कूलों में भी इस प्रकार की सेवाएं चल रही हैं। जो किशोरियां हैं उनको मनोसामाजिक परामर्श की सुविधा प्रदान की जा रही है। जेंडर जागरूकता कार्यक्रम स्कूलों या कॉलेजों के माध्यम से चलाया जा रहा है और सशक्तिकरण के लिए बल्कि निधि का भी आवंटन किया जा रहा है। और जो परित्यक्त महिलाएं हैं, जिनको त्याग दिया गया है, जिनको हमारा समाज अछूता मान रहा है, उनके लिए भी तरह तरह की योजनाएं और परामर्श सुविधा है। तो इस प्रकार के परामर्श के माध्यम से महिलाएं सशक्त हो सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं और एक नए उद्यमी के रूप में आगे बढ़कर सामने आ सकती हैं। अगर उद्यमिता की बात करें तो महिला उद्यमी न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाती हैं बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार उत्पन्न करती हैं। भारतीय समाज में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक मोर्चों पर बदलाव लाने की ज़रूरत है। कुछ मैं आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूँगी कि 2019-20 से ज्ञात होता है कि इस वर्ष के प्रारंभ में देश की स्टार्टअप कंपनियों में से कम 1 महिला निदेशक वाली कंपनियों का हिस्सा 43% रहा है। 2019 में ही महिला उद्यमी जो सूचकांक है उसमें 57 देशों में से भारत का स्थान 52वां रहा है और नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार भारत के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में से केवल 14% प्रतिष्ठान ही महिलाओं द्वारा संचालित हैं। तो इसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, आगे आने की ज़रूरत है। कुछ इसमें देखा जाए तो इसमें आज भारतीय कार्यबल में प्रत्यक्ष श्रम शक्ति में 40% और अप्रत्यक्ष रूप से श्रम शक्ति का 90% योगदान महिलाओं का कहीं न कहीं है। भारत को एक ऐसे विकास मॉडल की ज़रूरत है जो अधिक से अधिक महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित कर सके। अगर एक केस स्टडी की मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले का अकोला जो गांव है उसमें ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश होता है जो हमें भी सशक्त बनाता है। वहाँ की महिलाओं ने अपने आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रभात स्व सहायता समूह का एक संगठन बनाया जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए ताज़ा भोजन और नाश्ता बनाने तथा मुर्रा लड्डू और तैयार करने का कार्य करती रहीं और आसपास के गांवों में भी इनकी नेटवर्किंग का विकास हुआ। तो इस प्रकार से उन्होंने अब तक इस समूह के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का आंतरिक लेन देन आरंभ कर दिया है। इस समूह का आरंभ 2006 में हुआ था। शुरू में यह समूह केवल आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए ही काम करता था, लेकिन इन्होंने अपना कार्य व्यापक बना लिया है। क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं आसानी से इन पिछड़ी महिलाओं के लिए जो कार्य करना चाहती हैं ऋण की सुविधा दी गई और ऋण के माध्यम से 60 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पूरक पोषण आहार योजना के अंतर्गत ये कार्य शुरू
हो गया है। और इस प्रकार आज प्रभात महिला स्व सहायता समूह की हर महिला अपनी और अपने बच्चों की ज़रूरतों को किस प्रकार पूरा करने में पूरी तरह सक्षम है, ये हम आसानी से समझ सकते हैं। वहीं पे अगर मणिपुर की जो लौ महिला जिनको कहा जाता है, इरोम शर्मिला चानू का अगर नाम लिया जाए तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो हमें सशक्त बनाने में बहुत ही मजबूती से आगे करने के लिए अपना जो है सहयोग प्रदान करती हैं। इन्होंने क्या कहा कि मौत एक उत्सव है अगर वह दूसरों के काम में आ सके। माने उन्होंने मौत को उत्सव के रूप में माना। हम डरते हैं कि हम आगे आके किसी भी बुराई का सामना नहीं करेंगे क्योंकि उसमें क्या होगा, हम मारे जाएंगे या हम पीछे हो जाएंगे, हमें लोगों का उत्पीड़न सहना होगा, हमें भी उसके साथ साथ कुछ न कुछ बातें सहनी होगी। लेकिन जो इरोम शर्मिला चानू ने इसकी चिंता न करते हुए कितने दिनों तक लड़ाई लड़ी और आज वह मणिपुर के लिए एक लौह महिला के रूप में उभर कर आई है। तो कुछ इसी तरीके के उदाहरण जो हमारे समाज में है, हमारे देश में है, जो हमें सशक्त बनाती हैं। तो मैं अपनी बातों को विराम कुछ बातों के माध्यम से ही दूंगी कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी छात्राओं को। और मैं राजकीय महाविद्यालय जखनी कॉलेज को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपने उच्च शिक्षा निदेशक जी को मेरा प्रणाम है, जो हमारे श्रद्धेय हैं, जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमारे निदेशक महोदय से प्रेरणा मिलती रहती है। मैं महाविद्यालय के प्राचार्य सर को बहुत बहुत प्रणाम और आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और संयोजक समिति और आयोजन समिति को भी धन्यवाद देती हूँ जो मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया, जिन्होंने महिला परामर्श और उद्यमिता या सशक्तिकरण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। बहुत बहुत बच्चों और टीचर्स आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।